वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, लेखपाल के लिए हमारा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है। अभी तक 4 टेस्ट इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में देखिएगा और आज ये जो 5वां टेस्ट है इसको भी कंप्लीट देखिएगा। कोई भी साथी जो यहाँ पर अब टेस्ट को स्टार्ट कर रहा है, टेस्ट को बीच में स्किप मत करिएगा। बहुत ज्यादा आपका घाटा होगा इसमें। आप लोग जो एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरी तरीके से उसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो इसलिए टेस्ट में हर एक क्वेश्चन को लगाइए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसी मैसेज के साथ अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टेस्ट को। वाले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका अभाव। ये जो शब्द है इसमें किस प्रकार का तत्पुरुष समास है? प्रादि है, अलुक है, नज है या फिर मयूर व्यंजकादि है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? थर्ड वन यानी कि नज। अब इसमें क्या होता है, जब भी ऐसा कोई शब्द दिखेगा जैसा कि अभाव है या फिर अज्ञान है, ठीक है, या फिर अप्राप्त है, तो इसमें क्या है, एक निगेटिविटी वाली साउंड आती है, ना वाला आता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहता है वो क्या रहता है आपका? नज तत्पुरुष समास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? ये पीतांबर है, दशमुख है, चंद्रशेखर है या फिर भरपेट? तो सही आंसर क्या होगा इसका? भरपेट। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो ये बहुव्रीहि समास है इसकी क्या डेफिनेशन है, मतलब इसके अंदर क्या रूल लगता है, किस तरीके से हम पहचानते हैं। देखते हैं कि आप में से कितने लोगों को ये चीज क्लियरिटी है। अच्छा, यहाँ पर हम भरपेट की बात करें तो भरपेट क्या है? एक आपका अव्ययी भाव समास है। इसके बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका बिजूरी। ये जो शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? बाण, बिजली, पुष्प या सोना? तो सही आंसर क्या होगा आपका? बिजली। अच्छा, 2 पर्यायवाची शब्द कमेंट सेक्शन में और बताइएगा बिजली के बिना कहीं देखे हुए। देखते हैं आपको पता है कि नहीं। कहीं सर्च मत करिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आंसर मत कीजिएगा, पता है तो जरूर आंसर करिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है इतिश्री। अब ये जो शब्द है इसमें आपको बताना है इसका विलोम क्या है? श्री गणेश है, इति है, अतिश्री है या फिर इत्यालम? तो सही आंसर क्या होगा इसका आपका? श्री गणेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको तत्सम तद्भव का जो सही युग्म है उसको पहचानना है। पहला इसमें पेयर दे रखा है मिष्ट, मीठा। ये यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर जो मिष्ट की स्पेलिंग है ये किस तरीके से होनी चाहिए थी आपकी? ये होनी चाहिए थी ऐसी, ठीक है, षटकोण वाला शाह आता। दूसरा आपको कहाँ क्या दिया हुआ है, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो ये दिया हुआ है तत्सम, ये आपका क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था आपका कुत्र, ठीक है, कुत्र यहाँ पर होना चाहिए था, तब ये सही होता। तीसरे वाले की बात करें, यहाँ पर घन और घिन दिया हुआ है, तो ये घिन, वो घन जो है यहाँ पर ये कैसा होता है आपका? घृणा होता, ठीक है, और इधर क्या होता है आपका? घिन, तब ये पेयर सही होता। आखिरी वाले की बात करें, फोर्थ वाले की, तो वो यहाँ पर एकदम करेक्ट दिया हुआ है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? फोर्थ वन। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वागीश। ये जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, व्यंजन या फिर दीर्घ संधि? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? व्यंजन संधि। अच्छा, वागीश के हम संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपका? वाक प्लस ईश, ठीक है। जब भी अब ये का है या फिर आपका चा है या टा है, ता है या फिर दा है, मतलब हर वर्ग में से अगर जो पहला वर्ण होता है, ठीक है, ये जो होता है तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है अगर इसके साथ में क्या है, यहाँ पर स्वर आए या फिर अंतःस्तः आए, ठीक है। तो ये इसका रूल भी है व्यंजन संधि का। तो इस तरीके से का और ई जो ये मिलके बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? गा बनाएंगे, ठीक है। तभी ये जो वाक प्लस ईश क्या बन के आ जाएगा आपका? वागीश। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो गुड़ाकेश। ये जो शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? गुड़ा विसर्ग केश, ये यहाँ पर गलत है। दूसरे वाले की बात करें, गुडाका प्लस ईश, ये यहाँ पर एकदम करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सेकंड वन। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है आपका बालक से वृद्ध तक सभी के लिए एक शब्द। अब ये बाल वृद्ध है, बालक वृद्ध है, अबाल वृद्ध है या फिर बाल वृद्ध है? तो सही आंसर क्या आएगा? थर्ड वन, यानी कि अबाल वृद्ध। अच्छा, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल की आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और प्लेलिस्ट, जो 4 प्लेलिस्ट हैं उनको ज़रूर आप रेगुलरली फॉलो करिए और जो प्रीवियस टेस्ट आ चुके हैं फुल लेंथ के उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और उससे मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हर एक टेस्ट को जब आप कंप्लीट करें तो कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा।
इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है आपका गांडीवधारी। ये जो शब्द है ये निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? गांधी जी का अनुकरण करने वाले के लिए, या फिर गांडीव को धारण करने वाला, या फिर सर्प को धारण करने वाला, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सेकंड वन, यानी कि गांडीव को धारण करने वाला। इसके लिए ये एक शब्द आएगा गांडीवधारी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लेखपाल और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो पेड कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है उसको परचेज करने के लिए आपको सिंपली इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने पेड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सर का ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स को परचेस करिए, क्योंकि इससे आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है एंड आई होप कि आपको जरूर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए परीक्षा में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी से इसको परचेस करिए और उसके बाद जो है आप ये जो वीडियोज आ रहे हैं इनको जरूर देखिए, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर इसको भी जरूर परफॉर्म करके देखिए, ठीक है। और अगर आप परचेज नहीं कर सकते हैं, इतना मॉनिटरी सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए भी ज्ञान सर ने यहाँ पर एक फ्री इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है। ये जो आप यहाँ पर लिंक देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये ऊपर वाला लिंक आपका लेखपाल के लिए है और नीचे वाला आपका यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए है। अब इनको सिर्फ आप ज्वाइन मत करिएगा, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्टिव मेंबर यहाँ पर बनिएगा, पैसिव मेंबर मत बनिएगा। मतलब सिंपली ये मत करिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया बस बात खत्म हो गई। डेली जो यहाँ पर क्विज आए उस क्विज को परफॉर्म करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जहाँ भी आप पीछे छूट रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कमी रह जा रही है, उस कमी को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करिए। और जितना जो हमारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन यूट्यूब चैनल, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर वीडियोस को कंप्लीट देखिए, ठीक है। अपनी तैयारी में कहीं से कहीं तक कोई कमी छोड़िए मत। तो इसी मैसेज के साथ अब जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका खेत रहना या आना, इसका अर्थ क्या है? वीर गति पाना है, अधिकार करना है, या फिर दिल पर पत्थर रखना है, फिर बहुत प्यारा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? वीरगति पाना। खेत रहना या आना, इसका अर्थ क्या होता है? वीरगति पाना। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या है? जिस पर बीतती है वही जानता है, जिसने पीड़ा ना सही हो, या फिर दूसरों का दर्द समझने वाला, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा कि जिस पर बीतती है वही जानता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीव जली स्वाद कुछ भी ना आया, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वादहीन होना, बदनामी भी हुई और लाभ भी ना मिला, या फिर कटु बोलने पर भी सुनने वाले को बुरा ना लगना, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सेकंड वन, यानी कि बदनामी भी हुई और लाभ भी ना मिला। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है आपको इसमें से जो अशुद्ध शब्द है वो आपको पहचानना है। परिच्छेद है, मनोकामना है, उद्विग्न है, या फिर ये कृतघ्न है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? उद्विग्न, क्योंकि इसको जो लिखा जाएगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा? उद्विग्न लिखा जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेवरल टाइम्स इसको पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। इसके बाद आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो है, निम्न में से जो शुद्ध शब्द है वो आपको पहचानना है। मतलब ये 4 दिए हैं, इसमें 3 जो है वो अशुद्ध हैं और 1 जो है वो शुद्ध है, तो आपको वो शुद्ध वाला पहचानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, जो यहाँ पर दिया हुआ है सशंकित, तो इसका जो सही मतलब शुद्ध रूप होगा वो कैसा होगा आपका? सशंक होगा। तो पहला वाला तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो है इनकरेक्ट। दूसरे की बात करें, सौंदर्य तत्व, तो ये जो है इसका सिंपल हो जाता है आपका सौंदर्य, ये इसका सही तरीका है लिखने का। इसके बाद ब्रज करें, तो नीचे जो राल इस तरीके से लिखा गया गलत लगा हुआ है, ये यहां पर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के तीनों यहां पर गलत हैं। एषणा, ये यहां पर एकदम करेक्ट दिया हुआ है। इसके बाद अब जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है कि इनमें से या फिर निम्न में से बहुवचन शब्द कौन सा है? सोना है, ओट है, या फिर आपका दाम है, या फिर अक्षत है। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? सोना। सोना कैसा है? यहां पर एक बहुवचन शब्द है। इसके बाद अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? अब ये आय है, लगान है, बात है, या फिर जलन है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? लगान। लगान कैसा है? एक पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, पेड़ से फल गिरा, ये जो वाक्य है इसमें कारक कौन सा है? करण है, अपादान है, अधिकरण कारक है, या फिर संबंध कारक। देखिए यहां पर एकदम अलग होने वाली बात हो रही है कि पेड़ से जो फल है वो गिर चुका है, मतलब दोनों में सेपरेशन हो चुका है। तो हमारा आंसर क्या आएगा आपका? अपादान कारक। इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है आपका हल्दी। इसका जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? तत्सम रूप आपको यहाँ पर बताना है। हल्दी होगा, हरदी होगा, हरिद्रा होगा या फिर हरिद्रका होगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका? थर्ड वन यानी कि हरिद्रा, ये यहाँ पर सही आंसर होगा, मतलब हल्दी का तत्सम रूप होगा। इसके बाद आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है आपका प्रत्युन्मति। ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो हर प्रश्न का उत्तर दे सके, जो उत्तर ना दे सके या फिर जो सब कुछ जानता हो। तो सही आंसर क्या है कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसके लिए होता है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति। इसके बाद अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है 20वां, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो कौन सा होगा? अपयश होगा, कलंक होगा, अपकीर्ति होगा या फिर ये चरित्रहीन? तो सही आंसर क्या है आपका? कलंक। इसके बाद आगे चलें। आगे आपको एक ये पैराग्राफ दिया हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पैराग्राफ को रीड कर रहा हूं, आप लोग भी साथ में पढ़ते रहिए और फिर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो पैराग्राफ स्टार्टिंग होती है कि पटाखे बनाने वाले कारखानों में विस्फोट होने की वजह से न जाने कितनी जानें अब तक जा चुकी हैं, मगर उन घटनाओं से सबक लेने की ज़रूरत शायद आज तक नहीं समझी गई। यही कारण है कि अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। भागलपुर में बारूद फटने से 14 लोगों की मौत इसका ताज़ा उदाहरण है। इस घटना में बारूद का प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि आसपास के 3-4 मकान भी ध्वस्त हो गए। हालांकि अभी बारूद फटने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, मगर कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां काफ़ी मात्रा में बारूद जमा था। जिस जगह यह विस्फोट हुआ वह पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर बताई जा रही है। हालांकि देश में पर्यावरण प्रदूषण के मद्देनजर पटाखों के निर्माण पर प्रतिबंध है। त्योहारों आदि पर हरित पटाखे बनाने और चलाने की ही अनुमति है, मगर शादी, विवाह और आदि के मौके पर भी अब इस कदर आतिशबाजी का चलन बढ़ गया है कि साल भर पटाखों की मांग बनी रहती है। ऐसे में पटाखे बनाने वाले कानून की नज़र में धूल झोंक कर इसका निर्माण करते रहते हैं, मगर भागलपुर की घटना को लेकर स्वाभाविक ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में बारूद कहां, किस तरह और किस लिए इकट्ठा किया गया था? भागलपुर यूं पटाखे के कारोबार के लिए भी नहीं जाना जाता। दक्षिण के शिवकाशी जैसे कुछ शहरों में पटाखों का उत्पादन भारी मात्रा में होता है और वहीं से पूरे देश में इसकी आपूर्ति होती है। जिन लोगों को पटाखे बनाने के लाइसेंस दिए जाते हैं उन्हें रिहायशी बस्तियों से दूर पटाखा स्थापित करने को कहा जाता है, मगर भागलपुर में सघन रिहायशी इलाकों में यह बारूद जमा किया गया था। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि वहां पटाखे बनाए जाते थे, यानी उसके लिए लाइसेंस नहीं लिया गया होगा, तभी रिहायशी इलाकों में वह कारोबार चल रहा था। मगर चोरी छुपे इतने बड़े पैमाने पर पटाखे बनाए जा रहे थे और पुलिस को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? जांच कर रहे पुलिस कर्मियों का कहना है कि विस्फोट के बाद बारूद के नमूने कई किलोमीटर दूर तक बिखरे पाए गए। इसलिए कुछ लोगों का शक इस बात को लेकर भी है कि इतनी भारी मात्रा में बारूद जुटाने के पीछे मकसद पटाखे बनाना नहीं बल्कि बम वगैरह जैसे शक्तिशाली विस्फोटक बनाने का था। सरकार ने वहां के पुलिस अधिकारी को निलंबित करके अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, मगर इसका कितना सकारात्मक असर होगा दावा नहीं किया जा सकता। पटाखा निर्माण का काम कई दृष्टियों से हानिकारक और जोखिम भरा है। न केवल इन कारखानों में आग लगने से कई जानें चली जाती हैं, बल्कि उनमें काम करने वालों के फेफड़ों में सांस के जरिए बारूद जमा होने से वे जानलेवा बीमारियों की गिरफ्त में भी आ जाते हैं। काशी आदि के पटाखा कारखानों पर अनेक अध्ययन हो चुके हैं, जिनके नतीजे इनमें काम करने वालों की सेहत को लेकर गंभीर चिंता पैदा करते हैं, मगर सरकारें इस धंधे को लेकर कोई कठोर कदम नहीं उठा पाती। सर्वोच्च न्यायालय के बार बार आदेश के बावजूद इस कारोबार पर लगाम नहीं लग पाई है। आखिर पल भर की खुशी के लिए फोड़े जाने वाले पटाखे कितनी जिंदगियों को जोखिम में डालते हैं, इस पर कभी गंभीरता से विचार किया जाएगा? इसका कोई सुरक्षित और व्यवहारिक तरीका भी तो निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा आर्टिकल था। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियों में विस्फोट की खबरें सुर्खियों में रही? ये बलिया के पास था, भागलपुर में था, पटना के पास या फिर गया के? तो सही आंसर क्या होगा आपका? भागलपुर के पास में ये घटना घटित हुई थी, जो कि जिस पर बेस्ड ये हमारा पूरा आर्टिकल है।
ये अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में साल भर पटाखों की मांग का क्या कारण है जबकि त्योहारों में पटाखों पर प्रतिबंध रहता है। पहला, प्रतिबंध के बाद भी लोग पटाखे जलाते हैं। दूसरा, शादी और अन्य पारिवारिक आयोजनों में पटाखों की मांग के कारण। तीसरा, लोग पटाखों का उपयोग करना अपना धार्मिक अधिकार मानते हैं। या फिर चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? शादी और अन्य पारिवारिक आयोजनों में पटाखों की मांग के कारण। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों से पटाखा निर्माण का काम हानिकारक और जोखिम भरा है। इसमें पहला है, इसमें काम कर रहे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानियां पैदा हो जाती हैं। दूसरा है, विस्फोट का खतरा हमेशा बना रहता है जिससे आसपास के लोगों के जान माल की क्षति का कारण वो खतरा बना रहता है। इसके बाद अगला है, इससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है जो कि पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। और चौथा है, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो क्या होगा? कि बारूद से खतरा, या फिर बारूद के ठिकाने, या फिर पर्यावरण प्रदूषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? बारूद के ठिकाने, ये इसका सही शीर्षक होगा। इसके बाद हिंदी का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये वायु है, पवन है, समीर है, या फिर सलिल। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सलिल, क्योंकि सलिल जो है ये आपका हवा का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? जल का पर्यायवाची। ठीक है, तो इसके साथ ही हिंदी वाला सेक्शन यहाँ पर एंड होता है। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं जीएस वाले सेक्शन को। जीएस का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बात करी गई है कि अशोक के किस शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। अब ये 10वां है, 12वां है, 8वां है, या फिर 14वां। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? 12वां शिलालेख जो है अशोक का, उसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है आपका, पुष्यभूति वंश की राजधानी निम्न में से कौन सी है? अब ये सियालकोट है, मान्यखेट है, थानेश्वर है, या फिर पुरुषपुर। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें सियालकोट की, तो सियालकोट जो है ये राजधानी रहा था हूण वंश की। ठीक है, वहीं अगर बात करें आपका मान्यखेट की, तो ये रहा था आपका चालुक्य। ठीक है, चालुक्य वंश के। अब अगर हम बात करते हैं थानेश्वर की, तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये कैपिटल रही है पुष्यभूति वंश की, इसके बाद वर्धन वंश की भी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें पुरुषपुर की, तो पुरुषपुर जो कैपिटल रही वो किसकी रही? कुषाण वंश की रही। ये भी याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है ये, इनसे रिलेटेड ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है आपका, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने करी? ये अकबर हैं, शेरशाह सूरी हैं, या फिर ये बाबर हैं, या फिर हुमायूं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? शेरशाह सूरी। इन्होंने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा इसकी स्टार्टिंग की थी। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्न में से किसने शानदार निष्क्रियता यानी कि मास्टरली इनएक्टिविटी इसकी नीति अपनाई थी? ये लॉर्ड एलिंगन है, लॉर्ड लॉरेंस है, लॉर्ड नॉर्थब्रूक है, या फिर लॉर्ड रिपन है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? लॉर्ड लॉरेंस। अच्छा, यहाँ पर ये सुपर्ब पैसिविटी ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी मास्टरली इनएक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लेखपाल और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो पेड कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है, उसको परचेज करने के लिए आपको सिंपली इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने पेड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सर का ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स को परचेज करिए, क्योंकि इससे आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो पाएगा। देखिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है एंड आई होप कि आपको जरूर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए, परीक्षा में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी से इसको परचेज करिए। और उसके बाद जो है आप ये जो वीडियोज आ रहे हैं इनको जरूर देखिए, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, इसको भी जरूर परफॉर्म करके देखिए। ठीक है, और अगर आप परचेज नहीं कर सकते हैं, इतना मॉनिटरी सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए भी ज्ञान सर ने यहाँ पर एक फ्री इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है। ये जो आप यहाँ पर लिंक देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये ऊपर वाला लिंक आपका लेखपाल के लिए है और नीचे वाला आपका यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए है। अब इनको सिर्फ आप ज्वाइन मत करिएगा, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्टिव मेंबर यहाँ पर बनिएगा, पैसिव मेंबर मत बनिएगा। मतलब सिंपली ये मत करिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया बस बात खत्म हो गई। डेली जो यहाँ पर क्विज आए उस क्विज को परफॉर्म करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जहाँ भी आप पीछे छूट रहे हैं, आपकी पढ़ाई में
कमी रह जा रही है उस कमी को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। और जितना जो हमारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन यूट्यूब चैनल है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर वीडियोस को कंप्लीट देखिए, ठीक है। अपनी तैयारी में कहीं से कहीं तक कोई कमी छोड़िए मत। तो इसी मैसेज के साथ अब जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपसे बोला गया है कि 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे और जो उसके नायक थे उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपको ये पेयर दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला यहाँ पर है इलाहाबाद लियाकत अली, एकदम सही है। फैजाबाद की बात करें तो आपका मौलवी अहमदुल्ला, ये भी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। फतेहपुर की बात करें तो अजीमुल्ला, ये भी सही है। लेकिन अगर आप कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में आपका बेगम हजरत महल नहीं, क्योंकि ये है लखनऊ से, ठीक है। मतलब लखनऊ में इन्होंने नेतृत्व किया था, ना कि कानपुर में। कानपुर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर नाना साहब को आपको याद रखना होगा। और देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर तात्या टोपे, ठीक है। इनमें से अगर कुछ आपको ऑप्शन में दिखता है तो वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद अब जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है आपका केन नदी निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों से होकर गुजरती है केन रिवर। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर काकोरी कांड के बारे में आपसे पूछा गया है कि इसमें से किसको जो है फांसी की सजा नहीं दी गई थी। क्या ये रामप्रसाद बिस्मिल थे, रोशन लाल थे, शचीन्द्र सान्याल थे, या फिर राजेंद्र लहड़ी। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? शचीन्द्र सान्याल। इनको फांसी की सजा ना देकर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। लेकिन अगर आप रामप्रसाद बिस्मिल की बात करें, रोशन लाल की बात करें, या फिर राजेंद्र लहड़ी की, तो इन तीनों लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि निम्न में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा खान ये स्थित है। तो दो चीज आपको जरूर यहाँ पर याद रखनी है, एक तो कौन सी कंट्री में है, दूसरा जो ये अमापा खान है ये किस चीज की खान है, कौन से खनिज की। तो ये है आपकी मैग्नीज की, इसको भी याद रखिएगा। अब ये चिली है, ब्राजील है, इक्वाडोर है, या फिर ये बेलारूस है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ब्राजील। अमापा खान यानी कि अमापा माइन है कहां पर? ये ब्राजील में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर है कि निम्न में से कौन पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। अब ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या फिर ये हीलियम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि शीत कटिबंध या डोल्ड्रम निम्न में से किस अक्षांश में स्थित है, यानी कि एट विच लैटिट्यूड इज द काम जोन और डोल्ड्रम लोकेटेड। अब ये आपका भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। भूमध्य रेखा से 35 डिग्री उत्तरी और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा आपका? जो भूमध्य रेखा है यानी कि जो आपका इक्वेटर है वहां से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री जो साउथ है, ठीक है, साउथ लैटिट्यूड है, उसके बीच में ये जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है आपका? डोल्ड्रम, यानी कि जो शांत कटिबंध है ये है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात करी गई निम्न में से किसे मोतियों का द्वीप कहा गया है या फिर कहा जाता है। अब ये बहरीन है, कुवैत है, पेरू है, या फिर ईरान। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? बहरीन। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर यह है आपका सतपुड़ा की पहाड़ियों के बारे में। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन से प्रदेश में स्थित है ये उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मध्य प्रदेश। इसके बाद अब जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से किस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता मिलती है या फिर बहुलता होती है। अब ये काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, या फिर लेटराइट मिट्टी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? लाल मिट्टी। अब इसमें सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। अब इसका जो कलर है रेड कलर, ये किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग कैसा होता है? रेड कलर का होता है। और इसके अगर नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो कैसी प्रकृति है इसकी? अम्लीय प्रकृति की ये मिट्टी होती है। और चूने के यूज से इसकी जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। किसके यूज से? चूने के यूज से। इन तीनों पॉइंट को जरूर इसके बारे में याद रखिएगा। रेड सॉइल के बारे में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। अब ये व्यक्तिगत आयकर है, संपत्ति कर है, जीएसटी है, या फिर सीमा शुल्क। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? जीएसटी। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, इसका जो मुख्यालय है यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? गुंटूर में है, दिल्ली में है, पुणे में है या फिर हैदराबाद? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? पुणे में है ये, ठीक है। वहीं अगर आप बात करें तंबाकू बोर्ड की, तो तंबाकू बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है आपका? गुंटूर में। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में किसका है आपका? राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड का, ठीक है। वहीं अगर हैदराबाद की बात करेंगे तो राष्ट्रीय मत्स्य यानी कि जो फिशरीज है उसके डेवलपमेंट वाला जो बोर्ड है यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, वो कहां पर है? हैदराबाद में, ठीक है। तो एक चीज एक बार रिपीट कर दे रहा हूं यहां पर मैं, गुंटूर की बात करेंगे तो यहां पर टोबैको बोर्ड है। वहीं अगर आप बात करेंगे दिल्ली की तो यहां पर राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड है यानी कि प्रोसेसिंग बोर्ड। और वहीं आप बात करेंगे हैदराबाद की तो यहां पर राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की बात है। और अगर आप बात करेंगे पुणे की तो यहां पर भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का जो मुख्यालय है वो स्थित है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर जो है वो है आपका पंचायती राज से रिलेटेड। यहां पर बोला गया है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित LM सिंघवी समिति, इसका गठन किस वर्ष किया गया? अब आपको ये ईयर बताना है, तो सही आंसर क्या होगा आपका? 1986। अच्छा, यहां पर 1957 की बात करें तो यहां पर आती है आपकी बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और 1977 की बात करेंगे तो यहां पर है आपकी अशोक मेहता समिति। इसके बाद 1985 की बात करेंगे तो यहां पर है आपका GVK राव समिति, ठीक है। तो ये एक क्रम में भी है, तो इस क्रम को याद रखिएगा, 57, उसके बाद 1977, 85, फिर 86, ठीक है। और ये चारों समितियां किससे रिलेटेड है? आपकी पंचायती राज व्यवस्था से। इसके बाद आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला यहां पर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल इसको अपॉइंट करने की का प्रावधान दिया गया है? ये 78 नंबर का आर्टिकल है, 76 है, 86 है या फिर 110? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? 76, आर्टिकल 76। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आर्टिकल 110 और आर्टिकल 78 ये किस चीज से रिलेटेड है या फिर इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपसे बोला गया है कि भैया ये युग्म है तो इन युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा है कि जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो पहला ही यहां पर इनकरेक्ट है क्योंकि ये गुलाब नहीं है, आप सबको पता है ये क्या है? कमल है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि सुमेलित कौन सा नहीं है? पहला वाला ही सुमेलित नहीं है। बाकी राष्ट्रीय पक्षी की बात करें मयूर, सबको पता है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें बरगद, और राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें या फिर नेशनल हेरिटेज एनिमल की तो दैट इज एलिफेंट, ठीक है। इसके बाद अब जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या आवश्यक नहीं है? CO2 है, क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन है या फिर ये जल है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? नाइट्रोजन। इसके बाद आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद, ये एग्जैक्टली है कहां पर? रांची में है, देहरादून में है, शिमला या गुलमर्ग? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? देहरादून। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आफ्टर द डेथ ऑफ जनरल विपिन रावत, यानी कि जनरल विपिन रावत की मृत्यु के बाद किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इसके अध्यक्ष का पदभार संभाला? अब ये BR चौधरी हैं, R हरि कुमार हैं, SS घोरमड़े हैं या फिर MS नरवणे? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 4th वन यानी कि MS नरवणे, इन्होंने इस पद की अध्यक्षता को संभाला है। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? ये 14th है, 15th है, 16th है या फिर ये आपका 18th है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 16th को, 16th ऑफ दिसंबर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरा, इन्होंने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? अर्जेंटीना, ब्राजील, स्पेन या फिर बेल्जियम? तो ये कहां के हैं जिन्होंने यहां पर रिटायरमेंट की बात करी है? तो बेल्जियम इसका सही आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में कौन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बनाए गए? यानी कि रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया? तो ये रविंद्र शर्मा है, अरविंद कुमार है, कमलेश नागर है या फिर ऋषिपाल चौहान? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? अरविंद कुमार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी
खोरलो से सम्मानित किया। अब ये नेपाल है, श्रीलंका, म्यांमार या फिर भूटान, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? भूटान। तो इसके साथ ही जीएस वाला पोर्शन यहाँ पर एंड हो रहा है। इसके बाद अब नेक्स्ट सेक्शन यानी कि मैथ वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लेखपाल और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो पेड कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है उसको परचेज करने के लिए आपको सिंपली इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने पेड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सर का ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स को परचेस करिए, क्योंकि इससे आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है एंड आई होप कि आपको जरूर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए परीक्षा में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी से इसको परचेस करिए और उसके बाद जो है आप ये जो वीडियोज आ रहे हैं इनको जरूर देखिए, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, इसको भी जरूर परफॉर्म करके देखिए, ठीक है। और अगर आप परचेज नहीं कर सकते, इतना मॉनिटरी सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए भी ज्ञान सर ने यहाँ पर एक फ्री इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है। ये जो आप यहाँ पर लिंक देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये ऊपर वाला लिंक आपका लेखपाल के लिए है और नीचे वाला आपका यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए है। अब इनको सिर्फ आप ज्वाइन मत करिएगा, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्टिव मेंबर यहां पर बनिएगा, पैसिव मेंबर मत बनिएगा। मतलब सिंपली ये मत करिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया बस बात खत्म हो गई। डेली जो यहां पर क्विज आए उस क्विज को परफॉर्म करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। जहां भी आप पीछे छूट रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कमी रह जा रही है, उस कमी को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करिए। और जितना जो हमारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन यूट्यूब चैनल, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर वीडियोस को कंप्लीट देखिए, ठीक है। अपनी तैयारी में कहीं से कहीं तक कोई कमी छोड़िए मत। तो इसी मैसेज के साथ अब जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने लेखपाल और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए जो पेड कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है उसको परचेज करने के लिए आपको सिंपली इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करना है। इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने पेड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सर का ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप पेड कोर्स को परचेज करिए, क्योंकि इससे आपका जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट हो पाएगा। देखिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है एंड आई होप कि आपको जरूर ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। अब देखिए परीक्षा में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी से इसको परचेज करिए और उसके बाद जो है आप ये जो वीडियोज आ रहे हैं इनको जरूर देखिए, और जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, इसको भी जरूर परफॉर्म करके देखिए, ठीक है। और अगर आप परचेज नहीं कर सकते, इतना मॉनिटरी सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए भी ज्ञान सर ने यहाँ पर एक फ्री इनिशिएटिव को स्टार्ट किया हुआ है। ये जो आप यहाँ पर लिंक देख रहे हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ये ऊपर वाला लिंक आपका लेखपाल के लिए है और नीचे वाला आपका यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए है। अब इनको सिर्फ आप ज्वाइन मत करिएगा, ये मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्टिव मेंबर यहां पर बनिएगा, पैसिव मेंबर मत बनिएगा। मतलब सिंपली ये मत करिएगा कि आपने ज्वाइन कर लिया बस बात खत्म हो गई। डेली जो यहां पर क्विज आए उस क्विज को परफॉर्म करिए और अपने आप को जज करिए कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। जहां भी आप पीछे छूट रहे हैं, आपकी पढ़ाई में कमी रह जा रही है, उस कमी को जो है इंप्रूव करने की कोशिश करिए। और जितना जो हमारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन यूट्यूब चैनल, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर वीडियोस को कंप्लीट देखिए, ठीक है। अपनी तैयारी में कहीं से कहीं तक कोई कमी छोड़िए मत। तो इसी मैसेज के साथ अब जो है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको एक संख्या है, ठीक है, उसको आपको फाइंड आउट करना है, और वो संख्या जो है वो 132 से विभाज्य है, यानी कि डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है, जैसे 132 से यहाँ पे देखना है कि कौन सी संख्या है जो डिविजिबल है, तो 132 का आप क्या करेंगे, फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक हो जाएगा आपका 12 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 11। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 132। अब यहां से आप ये देखिए ये आ गया है आपका प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस प्राइम नंबर से चेक कर लीजिए कि कौन सा ये नंबर है जो कि डिविजिबल है। जो 11 से डिविजिबल होगा वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाना चाहिए मोस्ट ऑफ द केस में। ना हो तो फिर आप 12 से भी देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन पहले प्राइम नंबर से देखिएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा 31, 21, 8। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या जिसे 1720 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या क्या है। मतलब 1720 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो एक क्यूब रूट बन जाए, ठीक है। अब अगर आप देखें तो अगर आप 10 का क्यूब रूट देखें तो 10 का क्यूब रूट कितना होगा 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। अब ये जो संख्या है आपका 1720 1000 से ज़्यादा है,
तो आप 11 का क्यूब रूट देखिए, इसके बाद आप 12 का क्यूब रूट देखिए, ठीक है। तो 11 और 12 के अंदर ही आपको कोई मिल जाएगा। अगर 12 का आप क्यूब रूट देखेंगे तो ये कितना होता है 1728, ठीक है, ये होता है। दैट मीन्स हमें जो नंबर दिया है 1720 दिया है, रिक्वायर्ड नंबर जो है वो कितना है 1728। तो 1728 में से आप सिंपली 1720 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 8। तो वो जो संख्या है वो कितनी होगी 8 होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है इसमें दो संख्याओं का अनुपात कितना है 15 और 11 है। यदि इनका HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कितना है 13 है, तो आपको वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसमें सिंपल है, अगर आपने भैया एक संख्या मान ली 15x और दूसरी संख्या मान ली आपने 11x, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि HCF 13 है, यानी कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है 13 है। तो यहाँ पर 15x इंटू 13 और इधर हो जाएगा आपका 11x इंटू 13, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर क्या है 13 है, वही हमें करना था। x को यहाँ पर आप हटा सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर आप देखें तो 15 और गुणा 13 इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा 195 और 11 और 13 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 143। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये 195 एंड 143 वो नंबर्स हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 13 है, ठीक है। और दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो कितना है 15 और 11। इसको आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से इसको कराया जा सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर 2543 से क्रमिक रूप से विभाजित करने पर 3 अंकों की न्यूनतम संख्या क्रमशः 1131 शेषफल देती है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन से चलते हुए चलेंगे। अगर मान लीजिए ये आपका 372 एक नंबर है, इसको सबसे पहले 2 से आप डिवाइड करें, ठीक है। उसके बाद आप इसको 5 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आना चाहिए, यानी कि जो शेषफल है वो 1 बचे। अब यहाँ पर जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 टाइम्स जाएगा, इधर 8 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पर ये 6 टाइम्स जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि जो पहली ये संख्या है ये तो होगी नहीं, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं 275। अगर आप 275 को देखें और इसको आप डिवाइड करें सबसे पहले 2 से, तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम जाएगा, यहाँ पर 7 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। पहली शर्त कंप्लीट हो गई। इसके बाद कह रहा है कि 5 से इसको डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करते हैं भाई, तो 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। दैट मीन्स ये नंबर भी नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 1 बचना चाहिए। इसके बाद अगला नंबर उठाते हैं 273। अब इसको हम सिमिलर प्रोसेस से करते हैं, 2 से करेंगे तो पूरी तरीके से चला जाएगा, फिर यहाँ पर करेंगे तो आपका 3 टाइम्स जाएगा, फिर 6 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, पहली कंडीशन फुलफिल। इसके बाद 5 से इसी नंबर को अब फर्दर हम डिवाइड करें, ठीक है, तो 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 7 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच गया, चलिए ठीक है। इसके बाद 4 से चलते हैं, 4 6 जा हो जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है, 24, 3 रिमाइंडर बचेगा, अभी तक हमारा सही चल रहा है। इसके बाद फिर हमारा बचा 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, जो कि नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक शेषफल बचना चाहिए। तो इस तरीके से ये वाला नंबर भी नहीं होगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक नंबर बचा है, दैट इज 193। 193 को अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर कितना 6 टाइम्स जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। फिर इसके बाद हमने 5 से इसको डिवाइड करा, ठीक है, 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 9 टाइम्स जाएगा और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, सही है। इसके बाद 4 टाइम्स से करेंगे तो आपका 4 टाइम्स यहाँ पर जाएगा, 4 से करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, अभी तक यहाँ पर सारी चीज़ सही आई है। इसके बाद 3 से इसको डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। अब ये जो नंबर है ये हमारा सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 193, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक संख्या का 40% जब उसी संख्या के वर्ग में जोड़ा जाता है, मतलब एक संख्या सपोज x है, अब इस संख्या का 40% कर दिया भाई, ठीक है, इसको उसी संख्या के वर्ग से यानी कि स्क्वायर से इसको जोड़ दिया जाता है, तो ये बढ़कर कितनी हो जाती है 40%, ठीक है, किसका जो वास्तविक नंबर है उसका। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, समझ गए। अब ये तो खैर कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/10, 0 से 0 कैंसिल, x आपने पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इधर कितना हो जाएगा 404/10, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो x की वैल्यू आएगी वही आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर कितना आएगा 40। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, एक वस्तु को 576 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 4% की हानि होती है। अब अगर किसी चीज को बेचने पर, यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है 576, अब इस सेलिंग प्राइस पर अगर हमने कोई वस्तु बेची, हमें 4% का घाटा हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर कोई संख्या 100 रुपए की थी, कोई वस्तु 100 रुपए की थी, अब इसको हमने बेचा कितने में 96 रुपए में, तभी तो 4% का घाटा होगा। दैट मीन्स कि 96% किसका जो क्रय मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये किसके बराबर होगा 576 के। यहां से आप सिंपली कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस जब आपका आ गया, उसके बाद यहां पर क्या करना है कि वो आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा था, वो आपसे यहां पर ये पूछ रहा है कि अगर 4 सही 1/6% लाभ प्राप्त करना हो, यानी कि 6 चौक 24 और 1 25, 25/6% जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए व्यापारी को उस वस्तु को कितने पर बेचना होगा। आपने कॉस्ट प्राइस निकाल ली, आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया, अब आपको सिंपली इसका जो सेलिंग प्राइस है वो आपको फाइंड आउट करना है। एंड आई होप कि आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। आंसर कितना आएगा 625। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर बोला है कि राहुल ने वस्तुओं को 12,36,84 रुपए में खरीदा। ठीक है, यानी कि उसने कॉस्ट प्राइस दे दी। इसके बाद कह रहा है इसमें 60% को उसने 16.66% पर बेच दिया। अब यहां पर आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, जो 60% पर बेची गई वस्तुएं थी, इसको प्रॉफिट निकाल लीजिए, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ रुपए की टर्म्स में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि बाकी जो था उसको उसने हानि पर बेच दिया। चलिए ठीक है, ओवरऑल जो हानि हुई वो कितनी 14% है, तो ओवरऑल जो लॉस हुआ वो कितना था 14%। 14% किसका होगा जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 12,36,84, तो इसका 14% यहां पर निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहां से आपको ओवरऑल लॉस मिल जाएगा। जब ओवरऑल लॉस मिल गया, ठीक है, ये लॉस जो है कहीं ज्यादा बड़ा है प्रॉफिट की टर्म्स में, तो ये जो लॉस है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको आप प्रॉफिट में से, मतलब प्रॉफिट को इसमें से घटा दीजिए, तो जो बचा वो लॉस है जो 40% जो वस्तुएं थी उसको बेचने पर हुआ उसे। ठीक है, क्योंकि 40% को उसने लॉस पर बेचा, 60% को उसने प्रॉफिट में बेचा, प्रॉफिट जो कमाया उसको हमने ओवरऑल लॉस में से घटा दिया। अब जो बचा लॉस है वही तो वो लॉस है जो 40% जो वस्तुएं थी उसको बेचने पर उसे हुआ। तो यहां से आपने क्या करा कि वो लॉस था जो 40% पे था उसको आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको सिंपली लॉस परसेंट ज्ञात करना है, वो आप ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 60%। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है r है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे रूप से निर्भर करता है। अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, इसकी हर एक भुजा क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होंगी। इसका जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला कितना होता है √3/4 और साइड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर साइड की जगह इसने कितना दे रखा है r दे रखा है, तो √3/4 r स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा a के। अब यहां पर पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे रूप से किस पर निर्भर करता है, ये तो कांस्टेंट है, इससे तो मतलब नहीं है, वेरी क्या करेगा r करेगा, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर नीचे दी गई आकृति का परिमाप दशमलव के एक स्थान तक आपको ज्ञात करना है। ये एक आपको फिगर दी हुई है। ठीक है, इस आकृति का परिमाप आपको ज्ञात करना है। अब परिमाप कैसे ज्ञात होता है, परिमाप का मतलब क्या हो गया, ये पूरा जो साइड है, मतलब पूरी लंबाई है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर ये कॉर्नर्स पे कटा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपको निकालना है। फिर ये जो लंबाई है ये निकालनी है, ये लंबाई निकालनी है, ये ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ यहाँ पर सिमिलर है। ठीक है, इन सबको आपको ऐड अप करना है, वही आपका आंसर रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो 20 मीटर है, इसमें 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, तो ये जो चीज़ बची है कितनी बची आपकी 16 बची, क्योंकि 2 2 4 और 16 कितना हो गया आपका 20। सिमिलरली इधर भी 16 बचेगी। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कितना है, ये भी आपका कितना रहेगा, यहाँ पर 10 है ओवरऑल, इधर 2 घट गया, इधर 2 घट गया, यहाँ पर कितना बचा 6, तो ये भी कितना बचेगा 6 बचेगा। अब आपको जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये जो परिमाप है ये कितना होगा। अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये क्या है, एक रेडियस है। अगर इस ट्रायंगल को मैं कंप्लीट कर दूं इस तरीके से, ठीक है, तो ये रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई। अब अगर आपको इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो परिमाप कितना होगा 2πr होगा त्रिभुज का परिमाप। अब ये जो त्रिभुज है इसमें 4 ऐसी क्वाड्रेंट होंगे, मतलब इसको 4 भागों में इस तरीके से बांटा जा सकता है।
ठीक है, हमें एक भाग का निकालना है तो हमने क्या करा, इसको 4 से डिवाइड कर दिया। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, ये लेंथ जैसी ही आपको पता चल गई तो इस लेंथ को आपको कितनी बार जोड़ना होगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। इसकी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स कि ये सिंपली कितना हो गया आपका 2 पाई आर, और आर की वैल्यू यहां पर कितनी है, ये कितनी है, 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा पाई। पाई की वैल्यू 3.14, इसको यहां पर रख दीजिए और इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी 16 इधर, 16 इधर, 16 दूनी 32 और 6 दूनी 12, 32 और 12 कितना हो गया आपका 44, और यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन होके आएगा इसको आप एड अप कर दीजिए, देन यू विल गेट द आंसर। और आंसर कितना आएगा 56.6। दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें, यहां पर यह बोला गया है कि इकाई त्रिज्या के 2 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक का केंद्र दूसरे की परिधि पर स्थित है। यानी कि जो ये सर्किल है इसका जो सेंटर है ये दूसरे वाले सर्किल की सरकमफेरेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, स्थित है। आपको क्षेत्र, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है जो कि कॉमन है, यानी कि जो ये आप एरिया देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा एरिया आपको फाइंड करना है जो कि दोनों ही सर्किल्स में कॉमन है। ठीक है, अब इसको निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, आप सॉल्व करके इसको देखिएगा। एक तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो चीज है यहां से यहां तक ये रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है इस वाले वृत्त की। ठीक है, तो इस वाले वृत्त की जो त्रिज्या है ये कितनी है, यूनिट रेडियाई, पहले ही बोला है कि इकाई है त्रिज्या। ठीक है, तो 1 यूनिट है। अब इसका मतलब अगर यहां से यहां देखेंगे तो ये भी कितना होगा आपका, 1 ही होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और ये वाला अगर देखें तो ये वाला भी तो आपका 1 ही होगा। दैट मीन्स कि ये तीनों ही भुजाएं इस त्रिभुज की कैसी होंगी, 1 यूनिट की होंगी। इसका मतलब ये कैसा हो गया आपका, समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है आपका, √3/4 साइड स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि वो आपका हो गया ये √3/4। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पर भी आपका एक ये सर्कल बनेगा, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो यहां पर भी बनेगा, इसकी आप मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो ये आपको ट्रायंगल वाला एरिया मिल गया। अब ये कितना हो गया आपका √3/2, ये तो आपका एक एरिया निकल गया जो आपका त्रिभुज वाला एरिया था। अब यहां पर जो दूसरी चीज है वो क्या है, ये जो आप यहां पर जीवा देख रहे हैं इस जीवा का आपको निकालना है एरिया। अब जीवा का एरिया क्या होता है उसका फॉर्मूला लगाइए और जीवा का एरिया आपको यहां पर फाइंड करना है। जब एक जीवा का निकाल लें उसकी मल्टीप्लाई करिए 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया, ये वाला एरिया, इसी तरीके से इधर वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये चारों एरिया मिल जाएंगे। इस एरिया को ऐड कर दीजिए किसके साथ में, ये जो ट्रायंगल का आपने एरिया निकाला था दोनों ट्रायंगल का, उसके साथ में ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये कंप्लीट जो एरिया है वो मिल जाएगा और वही हमें निकालना था। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 4 पाई माइनस 3√3/6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक रोम्बस जो है यानी कि समचतुर्भुज, इसका जो एरिया है वो आपको गिवन है। अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो D1 क्रॉस D2 यानी कि जो इसके विकर्ण है इनका गुणनखंड, सॉरी इनका गुणनफल डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल किसके होगा, जो इसका एरिया होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है डायगोनल जो है इनकी लेंथ का रेशो कितना है, 1:2 है, यानी कि D1/D2 ये बराबर किसके दे रखा है 1/2 के। अब यहाँ पर आपको सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल यानी कि जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, इनकी लंबाइयों का योग कितना है। तो यहाँ पर सिंपल है, अगर D1 को अगर हम मान लेते हैं K, D2 को मान लेते हैं 2K। ठीक है, अब ये D1 D2 दोनों यहाँ पर रख दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा K क्रॉस 2K/2 बराबर 144। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि K² बराबर कितना हो गया 144, यानी कि K की वैल्यू जो आ गई, K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, K इक्वल टू कितना आ गया 144 का अंडर रूट, दैट मीन्स 12। यहाँ पर हमने D1 बराबर कितना माना था, K माना था, और D2 बराबर कितना माना था 2K माना था। दैट मीन्स एक डायगोनल हो गया 12, दूसरा डायगोनल कितना हो गया आपका 24। दोनों का जब एडिशन निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा 12 + 24, दैट मीन्स 36, और यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज, इसका जो आधार है वो समान है। यदि समचतुर्भुज का झुकाव 60 डिग्री है तो वर्ग के क्षेत्रफल का समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि एक आपको ये स्क्वायर दिया हुआ है और इसका जो आधार है वो कॉमन है, और ये जो है आपका दूसरा एक दिया हुआ है जो कि आपका समचतुर्भुज। ठीक है, यानी कि रोम्बस। दैट मीन्स अगर हमने इसकी जो एक भुजा है वो ए मान ली तो इसकी भुजा भी क्या होगी आपकी ए होगी। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या बोला गया है, क्योंकि आपको पता है ना कि एक वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो बेस अगर ए है बाकी सारी भुजाएं भी ए होंगी, या फिर इसमें से कोई भुजा ए है तो बेस भी इसका ए होगा। अब ये समचतुर्भुज में क्या होता है आपका कि इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, डायगोनल इसके इनकी लेंथ अलग होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गई। यहाँ से आप जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो आप सिंपली निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आपको जो एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, रोम्बस का। अब यहाँ पर देखते हैं, ये रोम्बस है, रोम्बस का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपको ऑलरेडी पता है, हाइट आपको यहाँ पर पता करनी है। अब उसको पता करने के लिए 60 डिग्री का यहाँ पर ये एंगल गिवन कर रखा है, तो यहाँ से आप क्या करें, इसकी हाइट निकाल लें। हाइट निकल जाएगी तो हाफ बेस इंटू हाइट करिए तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस निकल गया, और जो आपका स्क्वायर था वो आपने पहले ही निकाल लिया। दोनों का आप रेशो निकाल लीजिए, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 2√3 और रेशो 3। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसमें आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली अगर आपको ये पता है कि इसको फैक्टराइज किस तरीके से करें, तब फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √7y² दिया है, यहाँ पर ये 13√7 दिया है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा आपका, ये 13√7 इंटू √7। दैट मीन्स ये जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, माइनस का 91। अब आपको -6y को इसी तरीके से ब्रेक करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तब क्या आए, माइनस का 91 आए, और जब उन दोनों को जोड़ें तब क्या आए आपका, ये 6y आए माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर y भी आएगा, y²। तो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से कर दें, यहाँ पर हमने लिख दिया अगर 13y, और यहाँ पर लिख दिया +7y माइनस का 13√7 = 0। अब ये उसी तरीके से हो गया। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो -6y आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 19y² आएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए और y की यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आंसर कितना आएगा, 13/√7 और माइनस का √7। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ से आपको बोला गया है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांदे का परिमाप 108 सेंटीमीटर है तो चांदे का आपको व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हो गया आपका अर्धचांदाकार, ठीक है, अर्धवृत्ताकार चांदा। अब यहाँ पर आपको परिमाप जो है वो कितना दे रखा है, 108 सेंटीमीटर। ये परिमाप का मतलब क्या हो गया, यहाँ से अगर हम शुरू करें ऐसे घूमते हुए जाएं और वापस यहाँ पे आ जाएं तो ये टोटल लेंथ कितनी है, 108। अगर आप एक सर्किल की बात करें, उस सर्किल का जो परिमाप होता है वो पेरीमीटर कितना होता है आपका, 2πr। इसका मतलब अगर इसको हम डिवाइड कर दें, आधा कर दें, तो कितना हो जाएगा, πr। ठीक है, यानी कि ये जो है कितना है आपका, πr है, और बीच में यहाँ पर ये रेडियस r और इधर भी रेडियस r। ठीक है, यानी कि त्रिज्या, तो इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2r। तो इस तरीके से इसका जो टोटल आपको लेंथ मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपकी, πr + 2r। ठीक है, और ये जो आपका है πr + 2r, ये किसके बराबर है आपका, 108 के। यहाँ से आप r की वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं, पाई + 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 108। यहाँ पर ये इक्वेशन मिल गई, पाई की वैल्यू रखिए 22/7। ठीक है, और यहाँ से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा आपका, 42 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक रेस ट्रैक के रिंग के रूप में होता है, ठीक है, जिसकी आंतरिक परिधि 352 मीटर और बाहरी परिधि 396 मीटर है। ट्रैक की आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब एक आपका ये ट्रैक है, ठीक है, ये पूरा ये ट्रैक है। ठीक है, अब ये जो ट्रैक है इसमें ये कह रहा है कि इसकी आंतरिक परिधि है वो कितनी है आपकी, 352, यानी कि ये जो सर्कमफेरेंस है ये कितना दिया हुआ है इन्होंने, 352, और जो बाहरी परिधि है वो कितना है, 396। ये जो है टोटल ये कितना दे रखा है इन्होंने, 396। यानी कि आपको क्या है कि दो सर्किल हैं, एक सर्किल की जो पेरीमीटर है वो P1 मान लेते हैं, 352 दे रखी है जो इनर वाला है, और P2 जो है जो आउटर है वो कितना है, 396। ठीक है, तो यहाँ से आप जो इनर रेडियस है इनर रेडियस निकाल लीजिए, जो आउटर रेडियस है वो आउटर रेडियस निकाल लीजिए। ठीक है, जो इनर और आउटर रेडियस निकालने के बाद क्या बचेगा, जो ट्रैक की चौड़ाई है वो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ आपको एक बार कि इनर रेडियस आपको मिल गई और आपको आउटर रेडियस मिल गई। अब दोनों रेडियस मिल गई तो इसका एरिया निकालिए और बाहर वाले का एरिया निकाल लीजिए कंप्लीट। ठीक है, तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को घटा दीजिए, तब यहाँ पर आपको ये जो चीज़ है ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। वही है आपकी ट्रैक की चौड़ाई। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7 मीटर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास कितना है? 84 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कि 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने पूर्ण चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो पहिया है, पहिया कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, गोल है। ठीक है, तो पहिया है। अब इसका जो इसने व्यास दे रखा है वो कितना है आपका? टोटल ये कितना दे रखा है? 84 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ से आपको ये रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, रेडियस मिल गई तो आप इसकी परिधि निकाल सकते हैं, पेरीमीटर। जब पेरीमीटर आपको पता चल जाएगा, दैट मीन्स कि ये पहिया टोटल लंबाई, मतलब एक चक्कर में कितनी लंबाई है, अगर ये ट्रैक है और पहिया यहाँ पर इस तरीके से है, तो एक बार जब पहिया यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करता है, चक्कर लगाकर जब कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस तय करेगा वो डिस्टेंस कितनी होगी? वो होगी इसकी परिधि के बराबर। तो एक बार आपने परिधि निकाल ली, टोटल जो 792 है इसको डिवाइड कर दीजिए इसकी पेरीमीटर से। उसके बाद आपको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने लगाने होंगे इसको दूरी तय करने में। इसको सॉल्व करिएगा, आंसर क्या आएगा आपका? 300। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है, ठीक है, और इट इज़ नोन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीन की वैल्यू कितनी रखी है? 1.46, यानी कि जो माध्य है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है। जो यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये और ये आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट ईजी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे कि एक यहाँ पर दो इक्वेशन बनेंगी। ठीक है, इसको अगर आपने F1 मान लिया फ्रीक्वेंसी, इसको F2 मान लिया, तो इन सारी फ्रीक्वेंसी का जो योग है वो कितना होगा? 200 के बराबर। तो एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी F1 प्लस F2 की टर्म में। जब आप इन सबको जोड़ेंगे, बराबर करेंगे 200 के, तो एक इक्वेशन मिल जाएगी। इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन जो हमने लास्ट जो क्विज थी, ठीक है, उसमें सॉल्व किया था, मैंने आपको उसमें बताया था कैसे करना है कि समीशन ऑफ fx निकालेंगे डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ f करेंगे। ठीक है, उसके बाद वहां से आपको किसके इक्वेट करेंगे आप? मीडियन के। ठीक है, यानी कि माध्य के बराबर उसको रखेंगे और यहां से आपको एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी F1 और F2 की टर्म में। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तब जाकर आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन उस केस में आएगा आपके एग्जाम में जब पेपर आपका टफ बनाया जाएगा। ठीक है, तो 76 और 38 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक बारंबारता बंटन दिया हुआ है, उसकी माध्यिका कितनी है? 46 है। आपको लुप्त आवृत्ति यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो लास्ट क्वेश्चन देखा था सिमिलरली वैसे ही करना है, बट यहाँ पर थोड़ा सा इसको वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि आपको एक रेंज दे रखी है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से। क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ना समझ में आए, ना अगर आप कर पाएँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अलग से इसका एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप फिर देखिएगा। ठीक है, बहरहाल हो जाएगा, इतना टिपिकल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक ग्रुप दे रखा है, इधर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और यहाँ पर आपको इस आंकड़े की जो माध्यिका है यानी कि मीडियन है, इस मीडियन को आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये भी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, देखते हैं आपने अभी तक कितनी तैयारी करी है। आंसर क्या आएगा? 185.4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 82 12 में निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए। अब देखिए 82 12 है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए इसका नियर बाई जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा होगा, ये आपको निकालना है। सबसे पहली बात, अगर हम 100 का स्क्वायर देख लें तो ये हो जाएगा आपका 10,000। दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा है 82 12 से, तो इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं। ठीक है, फिर अगर हम जाएं 90 के स्क्वायर पर, तो 90 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 8100, ये रहेगा। अब इसके बाद 91 का स्क्वायर देखें, इसका नियर बाई। ठीक है, तो ये 91 का स्क्वायर निकाल लीजिए। अब 91 का स्क्वायर तकरीबन 8200 समथिंग आएगा, उसको मतलब उसमें से इस 8212 को आप घटा दीजिए, तब आपको वो वैल्यू पता चल जाएगी, वो नंबर पता चल जाएगा जिसको हमें जोड़ना होगा 82 12 में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका आंसर देख लेते हैं, इसका 69 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें, ये आपका DI के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट गिवन है, इसमें ट्रेन के अकॉर्डिंग परसेंटेज दिया हुआ है, टोटल जो पैसेंजर है उनकी संख्या यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपका ट्रेन S, L और N इसकी बात करी गई है। इसमें मिलाकर यात्रियों की जो लगभग औसत संख्या है वो कितनी है, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो अगर हम देखें इसमें, तो ट्रेन आपकी S है, N है और L है। इन तीनों में अगर नंबर ऑफ मतलब परसेंटेज देखें हम टोटल यात्रियों की, तो कितनी हो जाएगी आपकी? 24 ये, 20 ये और 15 ये, 59%। ठीक है,
59% किसका, जो टोटल पैसेंजर हैं, यानी कि 8500 का। अब हमें एवरेज निकालना था, तो ये जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइडेड बाई 1/3 करेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, या फिर कहें तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आंसर जो आएगा आपका वो कितना आएगा, 1671। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, इसमें ट्रेन आर में 34% यात्री महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं, तो उस ट्रेन में पुरुषों की संख्या कितनी है। यहाँ पर आपको पुरुषों की संख्या बतानी है। अब इसमें जो ट्रेन आर है इसमें क्या है, 34% महिलाएं हैं और 26% बच्चे हैं। इसका मतलब अगर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60, यानी कि 40% इसके अंदर क्या है, पुरुष हैं। तो अब जो है ट्रेन आर से आपको निकालना है कि नंबर ऑफ पैसेंजर जो मेल हैं वो कितने हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल कितना, 9%, टोटल जो पैसेंजर हैं उसका 9% तो किसके अंदर बैठ रहे हैं, ये बैठ रहे हैं आपके ट्रेन आर जो है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक वैल्यू निकाल लेंगे, ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई आपकी टोटल जो पैसेंजर हैं ट्रेन आर में उसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसका 40% निकाल दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि मेल पैसेंजर जो हैं वो कितने हैं, और आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 306। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर ट्रेन क्यू में यात्री हैं इनकी संख्या ट्रेन पी और आर के यात्रियों की कुल संख्या की लगभग कितना % है। यहां पर 3 ट्रेनों की बात करी गई है। ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन पी और आर के यात्रियों की कुल संख्या, यानी कि आपको ट्रेन पी और आर को जोड़ना है, इनकी टोटल संख्या निकालनी है, ठीक है। और जो ट्रेन क्यू है उसका आपको टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर निकालना है, उसके बाद आपको सिंपली परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, एक बार फिर से आप डीआई पे जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन पी और आर, ट्रेन पी और ट्रेन आर, इसमें जो नंबर ऑफ पैसेंजर है इनकी संख्या निकालनी है। तो 13% इसमें बैठ रहे हैं, 9 इसमें बैठ रहे हैं, 13 और 9 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22%, ठीक है। ये 22% किसका, जो टोटल आपका पैसेंजर है, यानी कि 22/100 गुणा 8500। अब यहां से आपको एक संख्या कौन सी मिलेगी, जो ट्रेन पी और आर में यात्री जा रहे हैं उनकी टोटल संख्या मिल गई। अब ट्रेन क्यू की अगर हम बात करें तो ट्रेन क्यू में कितना है, 19% है, ठीक है। तो 19% किसका, 8500 का, इसको यहां पर आप निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली इसका परसेंटेज जो है वो ज्ञात करना है। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 86%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात करी गई है कि किस ट्रेन में यात्रियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है, ठीक है। दूसरी सर्वाधिक संख्या बतानी है कि किस ट्रेन। अब जब यहाँ पर आप पाई चार्ट देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा जो पैसेंजर बैठ रहे हैं ट्रेन एस में बैठ रहे हैं, और सेकंड नंबर पर आते हैं आपका ट्रेन एन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ट्रेन एन में दूसरे सबसे ज्यादा यात्री जो है वो किस में बैठ रहे हैं, ट्रेन एन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात करी गई कि ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में ट्रेन एन में कितने प्रतिशत यात्री अधिक हैं। तो ये आपको यहाँ पर सिंपली निकालना है, ट्रेन एल और ट्रेन एन में जो यात्री हैं इसमें कितना परसेंटेज डिफरेंस है, इसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए डीआई को देखकर। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में भी पता चल जाएगा, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 33, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। सो इसके साथ ही मैथ वाला सेक्शन हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है। इसके बाद अब जो है आपका सबसे फेवरेट जो सेक्शन है वो है आपका ग्रामीण परिवेश का। आइए उस पर मूव करते हैं। तो ग्रामीण परिवेश का जो पहला क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है कि प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की पहली बैठक में निम्न में से किस पर विचार किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज डिस्कस्ड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एवरी ईयर। ये आपका जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर, सामाजिक ताने बाने पर, ग्राम पंचायत के बजट पर, या फिर पंचायत के कर प्रस्ताव पर। यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि ग्राम सभा की जो पहली बैठक होती है उसमें किस बात पर किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ग्राम पंचायत के बजट पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है आपका प्रत्येक पंचायत में कम से कम कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये 50% है, 33% है, 30% या फिर 1/3। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 1/3, ठीक है। ए नहीं है, ये 1/3 है, ठीक है। 1/3 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य या प्राधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, ठीक है। यानी कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर और अथॉरिटी ऑफ अ क्षेत्र पंचायत। अब ये 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है या फिर 30 वर्ष।
तो सही आंसर क्या आएगा आपका 21 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है। पहला स्टेटमेंट है कि एक ग्राम सभा के लिए एक क्षेत्र पंचायत बनाई जाती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सांसद और विधायक क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, केवल 2। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों एवं क्रियान्वयन का प्रमुख दायित्व निम्न में से किसका है? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, पंचायती राज संस्थाओं का या फिर राज्य रोजगार मंत्रालय का? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, पंचायती राज संस्थाएं, इनका मेन मतलब इनका रोल है, मेन भूमिका इन्हीं की है। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सर्वप्रथम इसकी घोषणा वर्ष 1975 में की गई थी। दूसरा है इसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार एवं सुशिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है, यानी कि जो ट्रू स्टेटमेंट है वो आपको पहचानना है। ठीक है। इसकी हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो आंसर क्या आएगा आपका, दोनों। इसके बाद अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो यहाँ पर बात करी गई है कि किसानों पर राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा जारी 5 रिपोर्टों में से किस रिपोर्ट में किसानों की परेशानियों एवं आत्महत्याओं में वृद्धि के कारणों पर ध्यान केंद्रित किया गया? अब ये फर्स्ट रिपोर्ट थी, थर्ड रिपोर्ट थी, फोर्थ थी या फिर ये फिफ्थ रिपोर्ट थी? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, फिफ्थ रिपोर्ट। इसमें किसानों के द्वारा जो आत्महत्याएं करी गई उस पर विचार किया गया और जो उनकी परेशानियां हैं उस पर भी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था पर सिफारिश के लिए JKV राव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? अब ये 1984 है, 1985 है, 1986 है या फिर 1987? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1985। GVK राव समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से किस प्रकार की सहकारी खेती के अंतर्गत छोटे छोटे किसान अपनी जमीनें एकत्रित कर देते हैं और खेती करते हैं? अब ये सहकारी काश्तकारी खेती है, सहकारी सामूहिक खेती है, सहकारी बेहतर खेती है या फिर ये सहकारी संयुक्त खेती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, सहकारी संयुक्त खेती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के अनुभाग 5 द्वारा निम्न में से किससे संबंधित मामले नहीं देखे जाते? अब ये नए मंडल, जनपद, तहसीलों का सृजन, ऐसे मामले नहीं देखे जाते या फिर अनधिकृत कब्जा हटाना से रिलेटेड या फिर वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराना या फिर अंतः प्रांतीय सीमा विवाद का निपटारा? कौन से मसले हैं, कौन से मैटर्स हैं जो कि यहाँ पर नहीं देखे जाते? तो सही आंसर क्या आएगा, वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराना, ये इसका काम नहीं है क्योंकि ये है आपका अनुभाग 4 का कार्य। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका चकबंदी प्रक्रिया से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, यह राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है। दूसरा, पारदर्शिता के लिए प्रत्येक कटक में एक चकबंदी समिति गठित की जाती है। इसके बाद अगला है चकबंदी समिति में कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्य होते हैं। इसके बाद है चकबंदी लेखपाल आयुक्त के अधीन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है जो कि सत्य नहीं है? तो सही आंसर क्या होगा, जो यहाँ पर सदस्यों की बात करी गई है कि 6 से 12, ये गलत है क्योंकि 5 और 11। ठीक है। मतलब कम से कम यहाँ पर 5 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 11 सदस्य हो सकते हैं चकबंदी समिति में। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट था। बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यहाँ पर बात करी गई है कि निम्न में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली बनाई गई? 2001, 2004, 2006 या 2008? तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 2006। इसके बाद अब जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तब निम्न में किसके अंतर्गत जोतदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है? अब ये जो है आपका खेवट है, खतौनी है, खसरा है या फिर दाखिल खारिज, किसमें यहाँ पर चेंजेस किए जाते हैं? तो सही जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, दाखिल खारिज, इसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं। इसके बाद अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात करी गई कि लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के किस पैरा के अंतर्गत लेखपाल को नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या आदि को तैयार करना होता है? अब ये पैरा 24 है, 25 है, 26 है या फिर 27? तो सही आंसर क्या आएगा इसमें,
पैरा 25, इसमें इस चीज़ के बारे में गिवन है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका पटवारी प्रणाली, इसका जो प्रारंभ हुआ ये सर्वप्रथम किसके कार्यकाल में हुआ? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या फिर बाबर? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? शेरशाह सूरी, इसके कार्यकाल में पटवारी प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रामीण समाज का एक प्रकार है? अब ये कृषि कार्य वाले ग्राम हैं, उपनगरीय ग्राम हैं, औद्योगिक ग्राम या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर क्या आएगा? 4th वन, यानी कि उपरोक्त सभी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बात करी गई कि दाई भाग संयुक्त परिवार निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? अब यहाँ पर आपको बताना है ये असम, मणिपुर, बंगाल, उड़ीसा या फिर असम, बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार। तो यहाँ पर अगर हम बात करें असम और बंगाल की तो यहाँ पर दाई भाग संयुक्त परिवार ये पाए जाते हैं। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संबंध में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि सत्य कथन कौन सा है। पहला यहाँ पर है कि इसके तहत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ 2500 रुपये का मासिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरा है युवा उद्यमिता विकास अभियान के तहत प्रत्येक जनपद का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट हैं, यानी कि बोथ जो है वो है जो यहाँ पर आंसर रहेगा इसका। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा या फिर सी संयुक्त परिवार की विशेषता है? अब ये विशाल आकार है, संयुक्त संपत्ति है, सामान्य धार्मिक कर्तव्य या फिर सभी? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? ऑल, यानी कि सभी जो है वो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और या फिर क्रांति के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष ऑपरेशन फ्लड इसको चलाया गया? ये 1960-61 है, 70-71 है, 80-81 या फिर 90-91? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1970-71 में इसको ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, भूमि सुधार किसके अंतर्गत आने वाला विषय है? अब ये केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? वो है आपकी राज्य सूची। इसके बाद आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये कब प्रारंभ हुआ था? यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसको कब स्टार्ट किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका। तो सही आंसर क्या आएगा इसका आपका? 2005-06। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपका हरित क्रांति को अमली जामा पहनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन को, वर्गीस कुरियन को, नॉर्मन बोरलॉग को या फिर डॉक्टर मार्शल को? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, इसका जो श्रेय किसको जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 99। ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या निम्नलिखित में से किसकी है जो गाँव के विकास के लिए अत्यंत महत्व की समझी जाती है? अब ये सिंचाई की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव है या फिर ये प्राथमिक शिक्षा का अभाव है या फिर गरीबी? तो सही आंसर क्या आएगा? लैक ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ये सबसे बड़ा हर्डल है जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो नहीं डेवलप हो पाते। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है, इस पे बात कर रहे हैं हम सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, इसके संबंध में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको बताना है कि सत्य स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है कि 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और दूसरा है कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास मंत्रालय है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर हम बात करें, पहला स्टेटमेंट भी हमारा सही है और दूसरा भी वाला भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे करेक्ट हैं। तो आंसर क्या आएगा? दोनों। इसी के साथ इस वाले टेस्ट को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये टेस्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा और जहाँ जहाँ मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर भी कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।